नमो नमः। संकाय विकास कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में तथा इस कार्यशाला के 10वें सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस सत्र के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रदीप योगी, योगा फैकल्टी एंड कोर्स कोऑर्डिनेटर, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। सर, आपका हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से तथा मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले सर का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। सर का जो शैक्षणिक अनुभव है वो 15 वर्षों से अधिक है। आपने योग में पीएचडी किया है और आपने 15 वर्षों से आप रेकी हीलर के रूप में विख्यात हैं। आप योग आधारित अनेक कार्यशालाओं का आयोजन सतत करते रहते हैं एवं सफलतापूर्वक आप उनका आयोजन करते हैं। आपके अनेक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपको सर अपने मध्य पाकर हम अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं और जो आज सर हमारे साथ जो व्याख्यान देंगे जो सर, उसका विषय है योग एंड एनईपी 2020 विषय पर सर आज अपना व्याख्यान देंगे। सर, ओवर टू यू। जी धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो यहाँ एजुकेशन पॉलिसी ये बहुत दिनों बाद भारत में आई है और एक बड़े बदलाव की बहुत कई वर्षों से आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले तो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, उन्होंने बनाई है और बहुत सोच समझ के बड़ी रिसर्च करके ये पॉलिसी बनाई है। ठीक है, यहाँ लेकिन इसमें हम जब पढ़ रहे थे एजुकेशन पॉलिसी को, तो ये योग और एजुकेशन पॉलिसी, तो पहले जो एजुकेशन होती थी भारत में वैदिक काल में या एंशियंट काल में, जो एजुकेशन होती थी वो योग उसमें साधारणतः इन्वॉल्व होता ही था, वो अलग नहीं थी कोई चीज। अब क्योंकि यहाँ योग को जोड़ा गया है हेल्थ से, बेसिकली स्वास्थ्य के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से लोग स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें, उनका हर लेवल स्वस्थ रहे, उसके हिसाब से योग को इसमें जोड़ा गया है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि योग केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है। पहली बात तो यहाँ समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि योग क्यों है, योग का रीजन क्या है और योग किन किन को सीखना चाहिए और कौन कौन योग कर सकते हैं, या क्या सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन में योग का। उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम योग को पहले समझें। तो जब योग तो सृष्टि के प्रारंभ से ही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है कि जो ज्ञान दिया है योग के बारे में, वो सृष्टि के प्रारंभ से ही योग को बताया गया है। सूर्य को दिया, सूर्य के बाद फिर इक्ष्वा को दिया, फिर अलग अलग लोगों के द्वारा योग का प्रचार प्रसार हुआ है। तो क्या एंशियंट टाइम में जब योग की शुरुआत हुई, क्या लोग बीमार रहते थे जैसे आज रहते हैं? क्या लोग बहुत मतलब इससे मेंटली डिस्टर्ब थे या डिप्रेशन में थे? ऐसा कुछ नहीं था। जो आज की बीमारियां हैं, जो आज की व्याधियां हैं, वो उस वक्त वे व्याधियां नहीं थी। फिर भी योग को बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे समझा जाता था, उसको सिखाया जाता था। तो उसका उद्देश्य यही था कि सिर्फ स्वास्थ्य तो नॉर्मली रहता ही है, क्योंकि आज के खान पान बदलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई हैं और समाज में जिस तरह का वातावरण बन चुका है, विचारों का भी, लोगों के मिलने जुलने का भी, उससे भी हमारे अंदर बहुत सारी व्याधियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से योग मतलब बीमारियां हो जाती है, फिर योग का सहारा लिया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें, अगर स्वस्थ रहना है तो बहुत सारी और विधाएं होती हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो योग ही केवल नहीं है, बहुत भारत में बहुत घूमना टहलना, वॉक करना, रनिंग करना, खेलना, गेम्स में जाना, इसके साथ साथ जिम जाना, ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो मनुष्य को स्वस्थ रखती हैं। लेकिन वो अधिकांशतः कहाँ स्वस्थ रखती हैं? फिजिकली, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है। जबकि हमारे शरीर पे हमारी जो आत्मा है उस पे हमारे कई लेयर हैं। हर लेयर को स्वस्थ रखना है। कौन कौन सी लेयर है? जैसे हमारा सबसे पहला है अन्नमय कोश, फिर हमारा आता है प्राणमय कोश, फिर हमारा आता है मनोमय कोश, फिर आता है आनंदमय कोश,
फिर आता है हमारा कह सकते हैं वो विज्ञान में कोश, और फिर आता है आनंद में कोश। तो ये 5 लेयर हमारे शरीर पे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर रहती है। लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो हमारा रहता है कि हमारा जो पहला शरीर है, जो हमको दिखता है, स्थूल शरीर है, उसका सुधार हो जाए। तो उसका सुधार, बहुत सारे स्वस्थ लोग हैं, बहुत सारे इतने हेल्दी लोग रहते हैं जिनका ना कोई हार्ट की बीमारी है, ना किडनी की बीमारी है, ना मतलब इस तरह की बीमारी है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, आत्मिक रूप से बीमार रहते हैं। वो कई क्राइम कर देते हैं, घर परिवार में रहते रहते भी क्राइम कर देते हैं। तो वो कमी कहाँ से आती है? कमी का मतलब यही है कि हमने हर लेयर पे काम नहीं किया है। जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे पहले उसका अन्नमय कोश डेवलप होता है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, अपनी सांसें खींचता है, तो उसका उस टाइम पे प्राणमय कोश डेवलप होता रहता है। उसके बाद जब 4-5 साल का हो जाता है तो उसका धीरे धीरे मनोमय कोश डेवलप होना शुरू हो जाता है। मनोमय कोश के बाद विज्ञान में कोश डेवलप होता है, फिर आनंद में कोश डेवलप होता है। तो इस तरह से अलग अलग लेयर पे अलग अलग कोश डेवलप होते हैं। अगर उस जगह पे, उस टाइम पे जब बच्चे की इस तरह से ग्रोथ हो रही है, जो इसमें भी बताया गया, अलग अलग हर लेवल पे एजुकेशन को बताया गया कि किस किस से कौन कौन से सुधार होने चाहिए, बच्चों को खाना होना चाहिए, शुरुआती लेवल पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर, ये सारा एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है और परिवार का भी ध्यान रखा गया है, माता पिता को भी समझाया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। लेकिन योग क्या करेगा? योग क्या करेगा? योग को अगर जोड़ दिया जाए स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं, मैं इसमें सिर्फ जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, माता पिता हैं, क्योंकि कहा भी गया है शतपथ ब्राह्मण में, जब आप पढ़ेंगे तो मातृमान पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेद, उसमें कहा गया है कि जो बच्चा होता है उसके 3 उत्तम शिक्षक होते हैं, 3 बेस्ट टीचर होते हैं। कौन होते हैं? माता, दूसरा होता है पिता, और तीसरा होता है आचार्य। और अब तो समाज भी हो गया है। अगर हम वर्तमान में देखें तो समाज भी एक शिक्षक के रूप का कार्य करता है। तो ये अगर 3 या 4 शिक्षक उत्तम होंगे तो समझिए कि वो मनुष्य ज्ञानवान होगा ही होगा। केवल नॉलेज से ज्ञानवान नहीं होगा, वो स्पिरिचुअली भी ज्ञानवान होगा, वो आध्यात्मिक रूप से भी ज्ञानवान होगा, वो पूरे सोशल को, समाज को, संस्कृति को मजबूत करके चलेगा और उसमें कभी निराशा पैदा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये समझ के आप चलें। तो यहाँ योग को शामिल करने का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि माता पिता, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? माता पिता से होती है, घर में परिवार से होती है। और बच्चे को का जो जिम्मेदारी होती है स्कूल की, समाज की, वो बहुत बाद में आती है। पहले तो माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी आती है। पहले परिवार को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुछ एक कवि ने कहा है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालों ने पठती न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मतलब यदि कोई माता पिता अगर किसी बच्चे को, संतान को पढ़ाते नहीं है तो वो उसके शत्रु के समान होते हैं, वो पूर्ण रूप से उसके शत्रु हैं। यदि पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्कूल भेज दिया कि हम तो पढ़ाते हैं और हम स्कूल में भेज रहे हैं, रोज गाड़ी आती है चली जाती है और उसके बाद फिर उसको खाना वाना जो दे दिया वो अपना काम कर दिया, तो वो पढ़ाना नहीं पढ़ाना होता। उस पर कंप्लीटली, जब आपने जन्म दिया है किसी बच्चे को, तो आपकी कंप्लीट जिम्मेदारी होती है कि उसको एक समाज में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जाए, बड़ा होते होते उसके अंदर इतने गुणों का विस्तार किया जाए, इतनी शालीनता का, नम्रता का, और जितने भी उच्च प्रकार के गुण होते हैं जिससे वो धर्म की रक्षा कर सके, सभ्यता की रक्षा कर सके, अपने परिवार की, समाज की रक्षा कर सके और देश की रक्षा कर सके। उसके सामने कोई मतलब अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में कोई विचलन ना पैदा कर सके उसके मस्तिष्क में, उसको हम शिक्षा बोल सकते हैं। तो ये माता पिता से शुरुआत होती है। तो जो माता पिता इस तरह से नहीं करते, तो अगर शिक्षित इस तरह से नहीं करते, ज्ञानवान नहीं बनाते, तो उसकी स्थिति ऐसा बताई गई है कि वो हंसों के बीच में बगुले जैसी स्थिति होती है और वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते, अपने परम धर्म को नहीं निभा पाते, और जो उनकी कीर्ति है वो भी, उसमें भी वृद्धि नहीं हो पाती। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि योग में
हम केवल स्वास्थ्य पे ध्यान न दें, हमको आगे बढ़ते बढ़ते हर एक कोष पे पहले काम करना पड़ेगा कि हम जब 5 कोष यदि बताए हैं, 5 शीत बताए हैं, 5 लेयर बताई हैं मनुष्यों ने या जो ऋषियों ने, मुनियों ने, जो हमारे परंपरा में रही है, जो अभी आप देख रहे हैं कि जो ये डिपार्टमेंट है फिलोसफी वगैरह और फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जो काम कराते हैं ये उसी लेवल पे काम कराते हैं कि वो चिंतन मनन करके जो हमारे यहाँ दर्शन बना है, दर्शन शास्त्र जो बना है, वो भारतीय परंपरा का ऐसा दर्शन शास्त्र बना कि वो चिंतन और मनन से डेवलप हुआ है, सिर्फ लॉजिकल डेवलप नहीं हुआ कि पढ़ा और उस पर रिसर्च की, उस पर डेवलप हुआ जो वेस्टर्नाइजेशन में हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हर लेयर पे आपको हर लेयर का खाना होता है। जैसे अन्नमय कोश का खाना जो फिजिकल बॉडी दिख रही है उसका खाना अलग होता है, उसका खाना जो आप खाते हैं जिसमें भी अलग अलग प्रकार के खाने होते हैं, जिसमें सात्विक खाना होता है, राजसिक खाना होता है, तामसिक खाना होता है। जिस तरह का खाना आप इस शरीर को देंगे उसी तरह से फिर आपके मन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ फिर प्राण का खाना होता है, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु और प्राण लेने का तरीके, सांस लेने के तरीके, उनसे बहुत ज्यादा आपके प्राण में कोष का डेवलपमेंट होता है। फिर मन का खाना होता है। मन का खाने का मतलब ये होता है कि उसके मन पे कुछ ऐसा बचपन से लेके आगे तक जब उसका विकास हो रहा हो तो इस तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। जैसे आज देखने में आ रहा है, क्या देखने में आ रहा है कि बच्चों को सौंप दिया गया है गैजेट्स के लिए। ये बहुत गलत हो रहा है। अगर छोटे बच्चों को यदि 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक के बच्चे को, 10 साल तक के बच्चे को यदि आप गैजेट्स देते हो, मोबाइल देते हो, उनमें वो गेम्स खेलते हैं या किसी एंटरटेनमेंट के लिए कि आपको काम करना किचन में तो बच्चे को मोबाइल देके चले जाओ तो उतना टाइम मिल जाएगा आपको। तो ये इतना उसके मन पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि वो उसका मन कभी डेवलप हो ही नहीं सकता कि वो आगे जाके वो बहुत प्रोग्रेस करे। इसलिए आप देख रहे हैं कि जब कम जनसंख्या थी भारत के प्राचीन काल में तो बड़े ज्यादा विद्वान लोग होते थे, और आज मतलब दुनिया की मान के चलिए कि 5वें नंबर की, मान लिए या 6ठे नंबर की जनसंख्या भारत की है पूरी दुनिया में। 6ठे नंबर का मतलब छठा व्यक्ति, हर छठा व्यक्ति। वैसे तो दूसरे नंबर पे ही है, पहले नंबर पे आने में कोई कसर नहीं बची। इतने 150 करोड़ लोग होने के बाद भी हम यहाँ पे उस तरह से विकास नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए। तो उसका रीजन यही है, वेदों में भी लिखा है कि यदि किसी देश को हानि पहुंचानी हो, यदि किसी देश को नुकसान पहुंचाना हो तो उनको उन चीजों से हटा दीजिए जो उनकी कल्चर की, संस्कृति की चीजें हों। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मैकाले एजुकेशन का सिस्टम है। मैकाले ने जो एजुकेशन शुरू की थी 1833 मतलब दशक में, 30-33 के दशक में, तो वो सिस्टम जो मैकाले ने बना दिया उसके फ्रेम में हम चलते हैं। उस फ्रेम में सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में उनको डेवलप करना था कि ताकि वो यहाँ पे जॉब करें, हमारे काम सुने और हमारा काम करें। बाकी कल्चर से वो स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि कल्चर को तोड़ने के लिए वो एजुकेशन सिस्टम आया था। अब ये बदलाव जो किया है बहुत बड़ा बदलाव और बहुत अच्छा बदलाव एजुकेशन सिस्टम में हुआ है। तो योग में हमको देखना पड़ेगा कि हम हर कोष का खाना दें, मन का खाना दें। मन का खाने का मतलब ये है कि यदि आप बच्चे को उस वक्त पे डेवलप कर रहे हैं जिस वक्त उसका मन का विकास हो रहा है, तो देखेंगे कि कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। क्या उसके सामने आप ऐसी फिल्में देखते हैं जो क्रूरता दिखाती हैं, जो हिंसक फिल्में हैं या वल्गर फिल्में हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी मोबाइल में यूज करते हैं, तो उसका मन पे प्रभाव ऐसा पड़ जाएगा कि वो मनुष्य अच्छा मनुष्य तो हो ही नहीं सकता कभी भी। लेकिन आजकल सिस्टम क्या बन गया आप देखेंगे, क्यों हिंसक प्रवृत्ति के बच्चे पैदा हो रहे हैं या हिंसक प्रवृत्ति के बच्चे क्यों दिखाई दे रहे हैं? कारण क्या है कि घरों में बंदूकें आती हैं खिलौने के रूप में। बंदूकें चलाने के लिए अलग अलग स्टाइल की गन, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, और जो कार्टून भी दिखाते हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनमें भी सब लड़ाई दिखाते हैं, जीतना हारना, ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे? तो उसको संभलना बहुत, समझना बहुत 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 जरूरी है कि हम उस वक्त उस चीज का ग्रोथ ऐसा करें कि वो मनोमय कोष उसका मजबूत हो। उसके बाद विज्ञान में को जो चक्रास उसके डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो शरीर के
एनर्जी सेंटर्स हैं। चक्रास क्या है? शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं। और 7 चक्र इंपॉर्टेंट है, 7 के अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे चक्र पूरे शरीर में है, हर ऑर्गन में चक्र होते हैं। तो उन चक्रों पे जब उनका डेवलपमेंट होता है, उन चक्रों के हिसाब से उनका क्या खाना होना चाहिए, उनका क्या विचार होने चाहिए, उनकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, तो वो सहज होता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आप प्रेशर करके करेंगे कोई भी चीज, तो वो सहज रूप में होगा। तो सहजता के साथ वो काम करना है। इसी तरह से धीरे धीरे जब ये कोर्स डेवलप होंगे तो आप देखेंगे कि मनुष्य जो बच्चा है, एजुकेशन के हिसाब से भी ये करना पड़ेगा किसको? शिक्षकों को। ये करना पड़ेगा किसको? माता को। ये करना पड़ेगा किसको? पिता को। और ये करना पड़ेगा किसको? ऐसे समाज में भेजें जिस समाज में इस तरह की बातें होती हों, इस तरह के विचार हों कि वो सबकी ग्रोथ चाहते हैं और इस तरह से चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन इंजीनियर लोग भी अब आप समझ रहे हैं कि कोई हैक कर रहा है मोबाइल, किसी का डाटा हैक कर रहा है, कोई बैंक हैक कर रहा है, तो ग्रोथ तो हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। क्या आप ऐसा साइंटिस्ट चाहते हैं कि जो परमाणु बम बना के पूरी दुनिया को नष्ट कर दे? तो वो नैतिकता नहीं आ पाएगी। तो उस नैतिकता लाने के लिए हमको योग को जरूर अपनाना पड़ेगा शिक्षा में। योग को इसलिए अपनाना पड़ेगा क्योंकि आप जो ले रहे हैं कहां से? आप ग्रहण करते हैं इंद्रियों से। आपकी जो पंच इंद्रियां हैं जिनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, और उन ज्ञानेंद्रियों से जो आप लेते हैं फिर कर्मेंद्रियों से उनको कर्म करते हैं। तो हर एक इंद्रिय का खाना होता है। आपका सिर्फ जीवा का खाना नहीं है। आप क्या देख रहे हैं उसका खाना है, आप क्या सुन रहे हैं वो कानों का खाना है, आप क्या महसूस कर रहे हैं स्पर्श का, कैसा स्पर्श महसूस कर रहे हैं वो आपकी स्किन का खाना है, स्पर्श का खाना है। तो ये सब इंद्रियों के जो खाने होते हैं उनके भी बहुत ही एक सटीकता के साथ और बहुत कह सकते हैं कि गहनता के साथ उसमें अध्ययन किया जाना चाहिए कि हमको बच्चों को क्या खिलाना है, क्या दिखाना है, क्या सुनाना है और क्या स्पर्श कराना है, कैसा टच उनको चाहिए। टच पे तो बहुत सारे आजकल बहुत बैड टच, गुड टच, ये सारी चीज तो चलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौसम का प्रभाव, कपड़े का कैसा होना चाहिए, कैसा कपड़ा टच हो गया तो आपके कौन सी इंद्रिय पर प्रभाव पड़ा है। कई कपड़े आपको परेशान कर देते हैं, कई कपड़े आपको बहुत आनंद देते हैं। तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि टच का है, दृश्य का है, दिखने का है। तो हम स्वतः है, आप जो देखते हैं, आपका जो शरीर है वो ऐसा नहीं है कि वो आप उससे कुछ कर सकते हैं अपने आप, लेकिन वो उससे करा सकते हैं। अब नींद आएगी अपने आप आएगी, दिखेगा अपने आप दिखेगा, कहीं भी जाएंगे अपने आप दिखेगा ही, सुनेंगे अपने आप सुनेंगे। कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है तो अपने आप सुनना ही है। आप ये नहीं बोल सकते कान को के मुझे सुनना नहीं है। ये चीजें कर सकते हैं कि यदि आप अच्छा भजन सुने, अच्छा वक्तव्य सुने, अच्छे शिक्षकों का बात सुने, अच्छी कहानियां सुने। ये सारा चीजें बदल गई है, कारण बदल गया है, सिस्टम बदल गया है और आज बच्चे अकेले पड़ गए हैं। अधिकांश परिवार जब शहर में देखते हैं आप तो माता पिता और बच्चे रहते हैं, सिर्फ दादा दादी नहीं रहते, चाचा चाची नहीं रहते, ताऊ ताई नहीं रहते। जो बड़े लोग हैं उनमें परिवार में उनका जो पालन पोषण होता था, लालन पालन होता था, तो वो स्टोरियां सुनते थे, कहानियां सुनते थे, कहानी सुनते सुनते सोते थे। तो ये सारा सिस्टम क्या था? ये योग से ही रिलेटेड है सब। तो योग एजुकेशन में केवल बच्चों के लिए नहीं है, शिक्षकों के लिए भी योग है। केवल शिक्षकों के लिए नहीं है, माता पिता के लिए भी योग है। यदि वो सब यौगिक नहीं होंगे, उनमें योग की धारणा नहीं बनेगी, तो समझिए कि वो परेशानी आनी ही आनी है। अब यहां देखिए, क्योंकि माता पिता जब उनको कैसे आभूषणों से हमको बच्चों को सजाना चाहिए, वो आभूषण होने चाहिए उत्तम विद्या का, उत्तम शिक्षा का, उत्तम गुण का, उत्तम कर्म का, उत्तम स्वभाव का। इस तरह के आभूषणों को उससे धारण करना चाहिए, उत्तम आचरण का, उत्तम संस्कार का, उत्तम खान पीन का, उत्तम पहनावे का, उत्तम विचारों का। इस तरह के वो आभूषण होंगे उनके। बाकी आभूषण नहीं कि हीरा दे दिया, चांदी दे दी, मणिक दे दिया, मोती दे दिया, मूंगा दे दिया, जिससे कि ये वो उसको नुकसान तो हो गई, उसके अंदर देहाभिमान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, प्राउड की फीलिंग आ जाएगी,
विषयों में आसक्ति हो जाएगी, ठीक है, और उसके नुकसान का भी डर रहेगा, क्योंकि छीना झपटी, चोरी, कपट, ये सब आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे आभूषणों को हमको उनको पहनाना है, उनको इस तरह के आभूषणों से कह सकते हैं कि प्रेरित करना है, उनकी तरफ प्रेरित करना, उनकी तरफ ले जाना है। उनके अंदर सुंदर शील स्वभाव होना चाहिए, उनके अंदर सत्य भाषण करने की कला होनी चाहिए। जो यम नियम, जो नियम है, दोनों नियम, यम नियम जो है योग के, पतंजलि योग सूत्र में आप पढ़ेंगे, और बहुत सारे विद्वान योगी लोग भी होंगे इधर, और जो पढ़ते भी हैं, सबने देखा भी है कि जो यम के और नियम के ये 5 जो तथ्य हैं, 5 जो तत्व हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने खास हैं कि इनको व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। शिक्षक को भी, और शिक्षक के साथ माता को भी, पिता को भी, भाई को भी, बहन को भी, और स्टूडेंट को, बच्चों में तो लाना ही पड़ेगा। ये अगर शुरू से लाएंगे तो ज्यादा सहज हो जाएगा, और यदि बाद में लाए तो थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा, फिर एकदम से तो बदलाव होगा नहीं। जैसे यदि आप शुरू की क्लासेज में जो सिस्टम बदला है इन्होंने, अब का 5+3+3+4 ये वाला सिस्टम जो चेंज किया है, इसमें शुरू से यदि आप ये यम नियम की, इनको अहिंसक प्रवृत्ति सिखाएं, उनको सत्य बोलना सिखाएं, उनको अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन सिखाएं। सबसे जो खास है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन के साथ साथ जब ये चीजें बढ़ेंगी तो आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में जो व्यक्ति बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उसका तो कोई शान ही नहीं रहेगी पूरी दुनिया में। क्योंकि आजकल तो मतलब बहुत विचलित हो गए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कोई करता नहीं है। 13-14 साल की उम्र से ही, यहाँ तक कि सिर्फ उस लेवल पे ब्रह्मचर्य का पालन टूटना नहीं होता, आपके सोचने से भी ब्रह्मचर्य का पालन टूटना होता है, आपके देखने की कुदृष्टि से भी ब्रह्मचर्य का पालन टूटना होता है। तो अहिंसक प्रवृत्ति यदि सिखाएंगे आप बच्चों में, लोगों में, तो आप देखेंगे कि वो जब अहिंसक रहेंगे तो उनके साथ कोई हिंसा नहीं करेगा। आप अहिंसक हैं तो सामने वाला जो हिंसक प्रवृत्ति का मनुष्य भी होगा, हिंसक प्रवृत्ति का पशु भी होगा, जानवर भी होगा, तो वो भी अहिंसक हो जाएगा आपके सामने, जब आप अहिंसक होते हैं तो। और जब आप सत्य बोलते हैं, सत्य का प्रैक्टिस करते हैं, ट्रुथफुल की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी वाणी पर सरस्वती विराजमान होने लगती है। आप जो बोलेंगे, वो जो सोचेंगे वो सत्य होने लगेगा। तो इतनी सत्य की पावर है, लेकिन उसको साधना पड़ता है। हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो डिफरेंट लेवल है। हमारा जो सिस्टम है वो तो हम योग को जोड़ने की वजह से कर रहे हैं कि जब आप घर में, परिवार में, माता में, पिता में, समाज में, स्कूल में बच्चों को सच बोलना सिखाएंगे और खुद भी सच बोलेंगे, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे ताकि उनको झूठ लगे। खिलाने में भी हम बच्चों को खिला रहे हैं, मतलब जो पालन पोषण करते हैं उसमें भी हम बहुत झूठ बोलते हैं, बच्चों से ही झूठ बोलते हैं। उसको किसी चीज की उसको डिमांड हुई तो उसको किसी और बहाना बना के, उसको डिफरेंट नॉलेज दे के बताते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं है, तो उसको सही रीजन नहीं दे पाते हैं। कारण यही है कि हम उस लेवल पे काम नहीं कर पाते, सत्य भाषण नहीं कर पाते। यदि आप सत्य भाषण कराना सिखा दें बच्चों को, तो समझिए आप देखें कैसा समाज का निर्माण होगा। अस्ते चोरी ना करना, तो अगर बच्चों के ये प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, कई बार स्कूल में, बड़ों तक में भी रहती है ये, मतलब हम तो डिग्री कॉलेजों तक में हमने देखी है चीजें, कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। और आजकल तो इतना ज्यादा हो गया है कि वो कोई कंटेंट चुरा रहा है किसी का, किसी की पुस्तक की चीजें चुरा रहा है, किसी का कुछ चुरा रहा है। केवल ऐसा नहीं कि फिजिकल चोरी कर ली वही बहुत है, बौद्धिक चोरी भी चोरी है, इसलिए कॉपीराइट एक्ट बने हैं, ठीक है। तो ये सब यदि खत्म कर दिया जाए तो अंदर, अपने अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी। जब आप चुराएंगे नहीं कोई कंटेंट, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। तो उस समाज का निर्माण करना है हमको। तो इस समाज के निर्माण के साथ साथ हमको यही काम करना है कि आगे चल के हमारी ऐसी कोई समस्या ना हो। प्राचीन काल में यदि ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था तो वो इसलिए कराया जाता था ताकि आगे संतान उत्पत्ति भी सुदृढ़ और सशक्त और बुद्धि से मजबूत हो, शरीर से मजबूत हो, शरीर से स्ट्रांग हो, मन से भी स्ट्रांग हो। क्योंकि खान पीन, रहन सहन, साथ में ही आपकी हर प्रवृत्ति का प्रभाव आपके संतान पर पड़ता है। चाहे वो आप मतलब 10 साल बाद हो संतान, या 20 साल बाद, या 25 साल बाद हो शादी के, या 1 साल बाद हो। तो जो आपकी प्रवृत्ति रहेगी,
जिस तरह का आपका खान पान रहेगा, जिस तरह का आपकी नेचर रहेगा, जिस तरह का आपके अंदर आपकी शक्ति का ऊर्ध्वगामी विस्तार रहेगा, उसी विस्तार के आधार पे आपका ये उत्पत्ति होगी। तो इसलिए 25-25 साल तक, इसलिए आश्रम बताए गए ना, 5-4 आश्रम बताए गए हैं भारत में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इनको आश्रम का नाम क्यों दिया गया है? गृहस्थ कोई आश्रम होता है, लेकिन वो हमारे यहाँ आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य कोई आश्रम होता है, हमारे यहाँ आश्रम होता है, उसको आश्रम बोला गया है, ठीक है। और वानप्रस्थ आश्रम, ये सब आश्रम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक परंपरा के तहत ये सारी चीजें बड़ी रिसर्च के साथ आई हैं। बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने और बड़े बड़े चिंतकों ने ये समझा कि 25 साल तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। चाहे एज शादी की कम कर दी हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब और भी कुछ होता है, केवल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना होता। ब्रह्मचर्य का मतलब, उनका मतलब होता है कि अपने पत्नी के अलावा यदि किसी को वो गलत तरीके से देखता है, गलत तरीके से सोचता है, विचार भी लाता है और कुदृष्टि रखता है, तो समझो वो भी ब्रह्मचर्य का टूटना माना जाता है। तो यदि ऐसे समाज का निर्माण करेंगे तो घर में ही आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे केस आप देख सकते हैं बच्चों के साथ घर वाले ही करते हैं। तो कहां कमी है? एजुकेशन में योग का ना होना। एजुकेशन को, योग को सिर्फ हेल्थ के लिए समझ लेना, हेल्थ के लिए योग नहीं होता। कोई मोटापे के लिए योग है, योग मोटापे के लिए नहीं है। हार्ट के लिए योग नहीं है। आप सोचेंगे कि ये तो सब ऐसा ही चल रहा है, आज के टाइम में चल रहा है ना ऐसा। उस टाइम पे कोई हार्ट की बीमारी नहीं होती थी, कोई मोटापे की बीमारी नहीं होती थी, कोई शारीरिक समस्याएं नहीं होती थी। तो वो डिफरेंट तरीका था। ये तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। जब आप योग में जाते हैं तो आपका हेल्थ भी सुधरेगी, मोटापा भी सुधरेगा, और जो आपका हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी सुधरेगी, बीपी की प्रॉब्लम है सब सुधर जाएगी। ये तो ऑटोमेटिक आना ही है। तो उसके लिए नहीं है, योग है आपके उच्च विकास के लिए, अपवित्रता से रहित होने के लिए, मलिनता से रहित होने के लिए। ये तो सारी चीजें इतनी आ जाएंगी इसमें, आप मतलब बता भी नहीं सकते। इसमें समा तो सकते नहीं योग को हम। भगवान जी ने भी मतलब इतना बार कर करके 18 अध्याय पढ़ दिए योग के लिए, तो हम तो बहुत तुच्छ प्राणी है उस लेवल पे, तो हम तो समझा ही नहीं सकते इतनी बड़ी चीज, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा, जितना भी हम थोड़ा कर सके वो थोड़ा सुधर भी जाए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर थोड़ा थोड़ा बदलाव भी लाएंगे, क्योंकि अचानक से बदलाव नहीं लाएगा। इसलिए केवल ये एजुकेशन सिस्टम जो बनाया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है सरकार की, कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है। ये पहले, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, हमारी उसमें होना चाहिए, ताकि जो भी लोग हों उनका हम विश्लेषण कर सकें। कहा भी गया है, कई मतलब शास्त्रों में लिखा गया है कि जो अध्यापक है, या पुरुष हो या स्त्री हो, वो दुष्टाचारी ना हो, उससे कभी शिक्षा ना दिलाए। जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसे, हमको टीचर्स को भी जानना पड़ेगा, टीचर्स को भी ज्ञान लेना पड़ेगा कि कौन टीचर है। कई बार सर्वे हुआ है कि टीचर्स ही फेल हुए हैं, जो मैथ के टीचर उनके 0 नंबर आए हैं, कई बार ऐसे हुआ है। तो हमको किस क्षेत्र में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किन से पढ़ा रहे हैं, ये भी हमको माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि स्कूल सुन लिया नाम कि ये बहुत बड़ा स्कूल है और उसमें हमने भेज दिया, लेकिन वहां जो शिक्षक हैं वो खुद ही बेचारे उतने लेवल पे नहीं है। तो आत्मज्ञान, जैसे आपने कहा कि आत्मा का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आत्मा का सुधारना होता है। योग मतलब आत्मा का ही वो लेवल है, लेकिन आत्मा लेवल समझते नहीं ना जल्दी से। तो आत्मा को समझाने के लिए धीरे धीरे हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमको योग के आगे, योग के साथ हमको इसमें काम करना पड़ेगा। पहला, जब आप पहला श्लोक पढ़ेंगे उसमें पतंजलि योग सूत्र में अथ योगानुशासनम है कि अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं। तो अब का मतलब क्या है? जैसे हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने जब टेबल सर्व हो जाता है तो चलो अब खाना खाते हैं, लेकिन उससे पहले की तैयारी तो बहुत है। उससे पहले तो मार्केट में गए, सब्जी लेके आए, बनाया माने, और फिर उसको परोसा, उसके बाद बोला कि चलिए अब आइए खाना खाइए। इसी तरह से योग भी होता था। लोग 6-6 महीने, 1-1 साल तक वहां सेवा करते थे, आश्रम की, गुरुकुल की सेवा करते थे। हमको योग को कैसे जोड़ना है अपने समाज में, अपने एजुकेशन सिस्टम में। योग को यदि नहीं जोड़ेंगे ना, तो आप देख रहे हैं कि अब
जितने भी बड़ी बड़ी समस्याएं हुई हैं वो हमें बाहर से ही आई है हमारे पास। और आज भी दुनिया के इतने बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसी एजुकेशन रही उनकी, कैसी ग्रोथ रही उनकी। और जो हमारे यहाँ के सीखने की प्रवृत्ति और हमारे यहाँ की एजुकेशन की प्रवृत्ति भी इतने कम लेवल पे भी, जितना हमारा भी इतनी ग्रोथ नहीं एजुकेशन में, फिर भी हम दुनिया को सर्व कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में हैं, हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स है पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया को एक तरह से हम लोगों ने संभाला हुआ है। वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इनबोर्न आ जाती हैं कुछ चीजें, और हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और उन्हीं को बिगाड़ने में ये बहुत बड़ा रोल रहा है बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने इसको बदल दिया है। इसी कारण से यहाँ बहुत बड़ी हानि हुई है। तो हमको अब दोबारा से, यदि हम जागृत हुए हैं, तो हमको उसी सिस्टम से चलना पड़ेगा और मॉडर्नाइजेशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यदि हम अपने संस्कार भूल के मॉडर्न हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, देश की भी, संस्कृति भी, समाज की भी। मैकाले ने जब यहाँ सर्वे किया था तो उसने पहले बोला, पार्लियामेंट में लेटर अभी भी मिलेगा आपको इंग्लैंड में, उसने कहा कि भारतीय समाज को तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि यहाँ की संस्कृति बहुत स्ट्रोंग है, यहाँ का गुरुकुल सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है, यहाँ की पढ़ाई की पद्धति बहुत मजबूत है, स्ट्रोंग है, इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तभी आप यहाँ पे सफल हो पाएंगे। वो आज भी वक्तव्य है वहां पे लिखा हुआ। तो उतना मजबूत सिस्टम को ब्रेक जो किया है, और फिर दोबारा से जो सिस्टम बता दिया गया कि हमको हमारी संस्कृति को हमसे नफरत कराने के लिए पैदा कर दिया है, कि हम अपने वनस्पति पे गर्व ना करें, हम अपनी भूमि पे गर्व ना करें, हम गर्व करें तो वेस्टर्न कल्चर पे गर्व करें, हम गर्व करें तो हम इस पे गर्व करें, वेस्टर्न कपड़ों पे गर्व करें। अगर वो पहन के रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मॉडर्न हो जाते हैं। तो ये जो सोच बदली है, ये इसलिए बदली क्योंकि हटा दिया हमको इस पद्धति से, हमको योग पद्धति से हटा दिया है, हमको इन चीजों से हटा दिया गया है। कारण क्या है? क्योंकि हर स्टूडेंट, चाहे जो कोई भी हो, चाहे किसी लेवल पे भी हो, चाहे प्राइमरी लेवल पे हो, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे हो, हर चीज का फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न औषधि मनोजो अयोग्य नास्ति योजक यस्तत दुर्लभ। क्योंकि हर मंत्र, हर जो शब्द है वो मंत्र होता है, हर अक्षर जो मंत्र होता है, हर वनस्पति पेड़ पौधे जो होते हैं औषधि होती है, हर मनुष्य योग्य होता है। लेकिन समस्या क्या है? योग की समस्या है। अच्छाई का योग, अच्छे शब्दों का योग, अच्छी औषधियों, अच्छी वनस्पतियों का योग तो दवाई बन जाता है, बुरी का हो जाता है तो फिर वो विष बन जाता है। इसी तरह से शिष्य और शिक्षक और शिष्य, उनका योग यदि अच्छे दोनों का होगा तो आपकी ग्रोथ आप देखेंगे कितना अच्छा होगा, और यदि संयोग गलत हो गया तो समस्या हो जाएगी। तो योग का इतना बड़ा रोल होता है जीवन के हर क्षेत्र में। आप योगी हैं, सब योग में जीते हैं। किस मतलब योग का मतलब जोड़ ही होता है, तो कहाँ जुड़ना, कैसे जुड़ना, क्या चीज, तो वह आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश होती है। तो यहाँ जो बताया गया है शरीर को स्वस्थ रखना, प्राण को स्वस्थ रखना, तो हमको जोड़ना पड़ेगा, हमको योग के आसनों को जोड़ना पड़ेगा स्कूल में। केवल ऐसा नहीं स्वास्थ्य के लिए है, जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से आपकी प्रत्येक सेल, बहुत लोगों ने सुना होगा कि प्राणायाम से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन अच्छी होने लगती है, शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। ऑक्सीजन ज्यादा जाती नहीं है शरीर में, प्राणायाम से ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकते आप। हाँ, अगर कमी है कुछ लंग्स में तो वो लंग्स ठीक करके उतनी ऑक्सीजन पूरी पहुंचा देता है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है और प्राणायाम करता है तो ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा ऑक्सीजन चली जाएगी, लेकिन हाँ, आपकी प्रत्येक सेल बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाएगी। और जब सेल स्वस्थ होंगी तो हर एक आपकी बॉडी का पार्ट, हर एक अंग, हर एक मस्तिष्क से लेकर पूरा जितना भी फिजिकल और स्पिरिचुअल और मेंटली सब स्ट्रांग होता है। तो यहाँ जोड़ा जाता है कि प्राणायाम को जोड़ा जाए। सबसे पहले उनको प्रेयर जो कराते हैं और मंत्रों का उच्चारण कराते हैं। मंत्रों का उच्चारण जो भी जिसका मंत्र है, चाहे वो किसी भी धर्म के, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं सबके उसमें, लेकिन वो सब स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट होते हैं, आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट होती हैं वो सारी चीजें। तो उनको वो सिखाया जाए, और या एक साधारण तरीके से घर में तो करा ही सकते हैं अपने, कि वो उस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो आसन के साथ, प्राणायाम के साथ उनको खेल खेल में, आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी भांजी है अभी 2 साल की होने वाली है, अगर आप उसको बोलेंगे पद्मासन लगाए तो वो पद्मासन लगा के बैठ जाती है।
यहाँ तक कि उसको यदि बोलेंगे आप वीरभद्रासन करो तो वीरभद्रासन करने लगती है। शीर्षासन वो कोशिश करती है करने का, उसको बोलने से उसको सारे आसन मैंने उसको सिखा दिए, 1 साल की उम्र में ही सिखा दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उससे कराता हूं, लेकिन उसको जानकारी दे दी थी मैंने। उससे कोई चक्र के बारे में पूछेंगे कि विशुद्धि चक्र कहाँ है, तो वो गले पे हाथ लगा देगी विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र पे, अजना चक्र पे वो माथे पे हाथ लगा देगी। तो बच्चों में ऐसी परंपरा डालना और उसको इतना मजबूती से खड़ा करना ताकि उसकी वो हानि ना हो। आज क्या हो गया, इतनी हानि हो गई है इसमें, आप देखेंगे कि अभी एक आंदोलन चल रहा है, यूरोप में शुरू हुआ है, यूरोप में और अमेरिका में, कि योग का सेक्सुअलाइजेशन हो गया है। तो उसके लिए लड़कियां अपना बोर्ड लेके खड़ी हैं कि इसको रोका जाए, क्योंकि विदेश में जाके योग का तो योगा हो गया है, योग के साथ फिर कोई बियर योगा करा रहा है, कोई न्यूड योगा करा रहा है, कोई कुछ योगा करा रहा है। योग को मतलब उसको एक तरह से मिट्टी पलीत कर दी है। तो वो उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते, उस लेवल पे सिर्फ इंडियन ही समझ सकते हैं कि योग की क्या खासियत है, योग की क्या परंपरा है। तो योग आपको शालीनता सिखाएगा, योग आपको उस लेवल पर ले जाएगा ताकि आप इतनी प्रोग्रेस करें कि वो पूरी दुनिया का आप शासन कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय योग टीचर है, परमार्थ निकेतन से निकले हुए हैं, हमारा एक ऋषिकेश में इंस्टीट्यूट है, वहां से निकले हुए हैं, ऋषिकेश योग पीठ। तो वहां से जो विदेशों में चाइना की तरफ जाके पढ़ाते हैं, यूरोप में पढ़ाते हैं, तो उनकी वैल्यू ज्यादा है। जो कि वहां के टीचर है उनकी वैल्यू कम है, क्योंकि वो योग को उस लेवल पे समझते नहीं है। इसलिए हमको बच्चों में, माता में, पिता में, ऐसा नहीं है, योग सब व्यक्ति कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और योग में केवल यही नहीं आता, योग में केवल आसन प्राणायाम यही नहीं आते, योग में ध्यान समाधि ये सब चीजें आती हैं। तो धीरे धीरे उनका ध्यान भी मजबूत होगा। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए आप कहीं ना कहीं ले जाते हैं, उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराते हैं कि कंसंट्रेशन बने बच्चे की पढ़ाई में, तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। योग में ऑटोमेटिक आता, प्राणायाम करा दो कंसंट्रेशन बन जाएगी, सिंपल सी बात है। प्राणायाम से ही कंसंट्रेशन हो जाती है। उसको कुछ भी ना बोलो, उसको बोल दो गहरी गहरी सांस लेते रहो भाई, जब भी मौका मिले, जब भी ले डीप ब्रीदिंग कर ले, उसी से उसकी पूरी जो नाड़ियां हैं वो खुलने लगेंगी, उनमें एनर्जी का संचार होने लगेगा, पवित्र एनर्जी का। तो उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ हमको, क्योंकि इसमें आहार की भी आता है बात, तो आहार पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का आहार खिला रहे हैं अपने पुत्र को, पुत्री को, खुद भी कैसा आहार खा रहे हैं। क्योंकि जैसा आहार खाओगे, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी, वैसी होगी वाणी। तो ये सारी बातें ऐसे नहीं कही बड़े बड़े विद्वानों ने, इसके बहुत गूढ़ रहस्य हैं। गूढ़ रहस्य इसलिए क्योंकि जो भी आप खाते हैं उसका विपाक बनता है, उसका रस बनता है, रक्त बनता है, अस्थि बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनता है, ये सब तत्व, और वीर्य, लास्ट में वीर्य बनता है। तो आप जो खा रहे हैं लास्ट तक, एकदम लास्ट के पॉइंट तक फर्क पड़ता है उस चीज का, आपने जो खाया है। अब आप जो मतलब कुछ कैसा भी खा लीजिए और कैसा नहीं खा लीजिए, तो उस हिसाब से भी फिर आपके जब ऐसे वहां तक लास्ट पॉइंट तक पहुंचता है तो उससे संतान उत्पत्ति होती है। तो कैसी संतान उत्पत्ति होगी उसका फर्क पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि जिस प्रकार का वीर्य होगा उसी प्रकार के संतान की उत्पत्ति होगी, चाहे वो मतलब वात प्रकृति का व्यक्ति पैदा हो, कफ प्रकृति का व्यक्ति पैदा हो, या पित्त प्रकृति का व्यक्ति पैदा हो। ये तो उसमें आयुर्वेद में बताई गई हैं चीजें, लेकिन योग में एकदम डिफरेंट होता है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कार बताए गए हैं, गर्भाधान से शुरू होता है। गर्भाधान इज ऑल्सो संस्कार, कि ऐसा नहीं कि शादी हुई और रह ली और फिर बच्चे पैदा हो गए, तो उससे नहीं होता। तो आपको हर लेवल पे योग को जोड़ना पड़ेगा, केवल एजुकेशन में नहीं। एजुकेशन में तो है ही, एजुकेशन में तो सरकार ने लिखा भी है कि इसको योग को स्वास्थ्य के उसमें आर्टिकल में डाल भी दिया गया है, और योग से मन का विकास भी होगा, मतलब महात्मा का विकास भी होगा, सब चीजें होंगी। लेकिन होंगी कैसे? होंगी तब जब शिक्षक में भी योग होगा, होंगी तब जब माता में भी योग होगा, होंगी तब जब पिता में भी योग होगा, होंगी तब जब आपके खान पान में भी योग होगा, होंगी तब जब आपके पहनावे में भी योग होगा। तो संस्कृति को रखते हुए, आचरण को सही करते हुए उनको सिखाइए कि सुबह उठ के कोई मंत्र का उच्चारण करें, भगवान का नाम ले, ईश्वर का नाम ले, जो अभी आपके इष्ट देव हैं या जो जिनको भी आप मानते हैं उनका स्मरण करें सुबह उठते ही, माता पिता के चरण स्पर्श करें, छुएं उनको, ठीक है, और तरीके से छुएं। ये सब परंपरा भूल गए हैं। तो इसलिए टीचरों की भी
मतलब नहीं करते वो इज्जत, और टीचर भी फिर उसी लेवल के भी हैं। बहुत सारे टीचर आजकल टाइम पे देखेंगे आप, मैं तो 20 साल से पढ़ाता हूँ, 15 साल से तो ज्यादा, मतलब 20 साल से पढ़ाता हूँ मैं 2002 से पढ़ाता हूँ, और वैसे नॉर्मली तो स्कूल में तो मैं 95 से पढ़ाता हूँ। तो मेरी टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन योग में मेरा अभी 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि योग में भी मैंने यूपीएससी को पढ़ाया है 15 साल मुखर्जी नगर में, उसके बाद मैं फिर योग में आया हूँ। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, पूरी अनुभव की हैं कि किस तरह से मनुष्य का विकास कैसे होगा, किस तरह से होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट आईएएस बनने के बाद भी डिप्रेशन में रहते हैं, वो कई बार फोन करते हैं कि गुरुजी ये हो गया है, वो हो गया, क्या करें वो करें। तो जब इतने लेवल पे एजुकेशन का लेवल बहुत ऊंचा रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत बढ़िया है। जितना भी एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसमें हम तो मतलब बोलना तो ऐसा है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना, इस एजुकेशन पॉलिसी बोलने का मतलब ये है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने ये बोला है। लेकिन इसमें जोड़ने की बात की जाती है, तो हमको सिर्फ बच्चों के लिए नहीं करना, ये पहले अपने अंदर करोगे फिर बच्चों के अंदर करोगे। तो मोबाइल दिखाना बंद करना पड़ेगा हमको, मोबाइल से एकदम डिटैच करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन क्लासेस भी होती है तो आप लैपटॉप में कंप्यूटर में उनसे कराइए उसी टाइम के दौरान बस, और उसके बाद उसको टच नहीं करने दीजिए, गेम्स में लेके जाइए। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम इसकी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए, अपने खान पीन को बदलाव कीजिए, क्योंकि केमिकल्स तो आ ही रहे हैं। आप देखेंगे दुनिया में, पूरी दुनिया में केमिकल यूज हो रहे हैं, आप कहाँ तक बचेंगे, शहरों में तो बच ही नहीं सकते। लेकिन कोशिश करें कि कुछ शुद्धता अपने जीवन में लाएं। ठीक है, वो कर सकते हैं, आ भी सकती है, और प्योरिटी के साथ आप काम करने शुरू कर देंगे तो खान पीन यदि बदल गया है तो विचार भी बदल जाते हैं, विचार भी पवित्र हो जाते हैं, सोच भी पवित्र हो जाती है, अच्छी सोच हो जाती है। तो वहां से बदलाव करना पड़ेगा आपको। और अलग अलग लेवल पे, जैसे आंगनवाड़ी में इन्होंने किया है कि अब इनको बच्चों को थोड़ा और अच्छी चीजें खिलाई जाएं, चने खिलाए जाएं, गुड़ खिलाया जाए, या इस तरह की चीजें जो उनकी हेल्दी भी रहे, प्रोटीन की भी जरूरत पूरी हो सके। क्योंकि बच्चे सिर्फ यही नहीं है, दिल्ली में नहीं है या सिर्फ शहर में नहीं है, पूरे देश के बच्चों की बात की जा रही है। पूरे देश, जहां 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 पानी पीने तक की भी सुविधा नहीं है, जहां पानी भी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, वहां तक की बात की जा रही है एजुकेशन में। तो ये केवल हम ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में बैठ के हम इस पे काम करेंगे, ऐसे लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको भी, लेकिन हम उनको डायरेक्टली योग नहीं सिखा सकते कि योग, लेकिन टीचर यदि रहेंगे तो योग के तरीके आप बात कर सकते हैं। यदि खाने के टेबल पे बैठे हैं तब भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये सात्विक खाना है, ये इससे मस्तिष्क का विकास होता है, इससे इंद्रियों का सही भोजन मिलता है, प्राप्त होता है। तो उस तरह से आप इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही है, तो पहले मंत्र सिखाइए, उसके बाद उनको आगे बढ़ाइए, ताकि आपका जो संतान हो या समाज हो उनको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे पहले जरूरी है उनको कम से कम जब तक मतलब वो यंग नहीं होते, 18, 20 साल, 25 साल तक, तो ऐसे माहौल क्रिएट किया जाए कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए। अगर ये आपने कर लिया, अगर किसी शिक्षक ने, किसी स्कूल ने, किसी देश ने, किसी संस्कृति ने ये कर लिया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए, और मन से, तन से, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से, मन से, वचन से, इन तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, इन तीनों से अहिंसा का पालन कर ले, इन तीनों से सत्य का पालन कर ले, इन तीनों से अस्ते अपरिग्रह का पालन कर ले, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 जो यम और नियम बताए गए हैं, इनका यदि आप पालन करा देते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को ज्यादा देखने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं उस लेवल पे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप अपने पुत्र को, पुत्री को, बच्चों को किसी भी लेवल पे अहिंसक बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अहिंसा का मतलब ऐसा कि यदि आपने घर में बैठ के किसी की निंदा भी कर रहे हैं तो वो भी हिंसा में आता है। बच्चों के सामने यदि किसी की बुराई करने लगे, पड़ोसी के लड़के की, बच्चे की, या किसी की चीज की, आपको किसी की उनको बुराई करनी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है कि मुझे 1 घंटा, कभी 1 घंटा से शुरू करना कि 1 घंटा रोज में बुराई नहीं करूंगा, कोई ना सुनूंगा, ना निंदा करूंगा, ना सुनूंगा, ना निंदा करूंगी, ना सुनूंगी निंदा। तो इस लेवल पे यदि आप आगे बढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे सत्य का पालन भी शुरू कर दीजिए कि बहुत जरूरी जहां हो तो वहां आप थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बिना वजह ना हो।
बिना वजह तो झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो आपकी वाणी में इतनी पावर आ जाएगी कि आप पे लोग विश्वास करने लगते हैं। और ये पावर क्या कही जाती है, ये आगम विचार कहे जाते हैं, आगम प्रमाण कहे जाते हैं, कि जिसने बोल दिया वो अटल सत्य होता है, उसको आगम बना दिया जाता है। कि जो प्रमाण होते हैं वो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम होते हैं। तो आगम मतलब आप पुरुषों के वचन होते हैं, पुस्तकें होती हैं, उन पे विश्वास क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने सब हमेशा सत्य बोला। इसलिए घर में भी आप देखेंगे कि बच्चों में जब आप देखते हैं तो कोई झूठ बोलता परिवार में, तो पूछते हैं कि उनसे पूछ लो, वो सही बताएंगे। माता जी, मम्मी से पूछ लो, तो मम्मी सही बताएंगी। क्यों? क्योंकि वो मम्मी हमेशा उनको सही बताती हैं, इसलिए वो मम्मी के पे विश्वास करते हैं कि हाँ बेटा चॉकलेट नहीं है, सही बता रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि आप पे विश्वास हो जाएगा, समाज का भी, बच्चों का भी, और वो भी उसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे जैसी आप करेंगे। तो आपके साथ ये चलना पड़ेगा आपको। स्कूल के साथ साथ, स्कूल के सिलेबस के साथ साथ, स्कूल के सिलेबस तो जो होगा उसमें भी वही ऐड करना है। पढ़ाने के तरीके होते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो सब, उनको अगर अच्छा शिक्षक है तो बच्चों को पता भी नहीं चलता उनके अंदर वो आचरण डाल देता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता उनके अंदर वो ब्रह्मचर्य का पालन करा देता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता उनको अहिंसक बना देता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता इस बात का, अगर अच्छे टीचर हैं तो वो शिक्षकों में क्वालिटी लानी पड़ेगी। हमने तो देखे, जब कभी हम एग्जाम देने जाते थे, टीचर के भी मतलब होते थे, कई बार हमने पास भी किए हैं, तो हमने देखा जो टीचर की भर्ती के लिए एग्जाम दे रहे हैं वही इतने मूर्ख हैं कि उनसे कॉपी पे लिखा भी नहीं जा रहा है। कितनी गलती के बाद वो टीचर समझा समझा के थक गए कि भाई ऐसा लिखो, यहाँ रोल नंबर लिखो यहाँ। तो कम से कम 10 लोग ऐसे होते थे क्लास में, एक उसमें रूम में, कि वो लिख नहीं पाते थे। तो ऐसे यदि गलती से टीचर बन जाते हैं तो आप सोचिए, क्योंकि शिक्षक पे, माता पे, पिता पे समाज की बुनियाद टिकी होती है, देश की बुनियाद टिकी होती है, बच्चों का भविष्य टिका होता है। तो दीज आर द फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब ये कि हमको फ्यूचर निर्माण करना है। देखिए, दुख, फ्यूचर का मतलब यदि पास्ट को तो आप बदल नहीं सकते, ठीक है, प्रेजेंट में आप रह रहे तो उससे आप परिवर्तन ला सकते हैं। प्रेजेंट के साथ साथ जो पीले पीछे हो चुका है तो उसको तो यू कैन चेंज, बट आगे होने वाली चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। जो दुख आ गया वो तो आ गया, अब उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आगे दुख ना आए उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इन चीजों में। तो इसलिए आपका बच्चा आरोग्य रहे, आत्मा से आरोग्य है, आत्मा का उसको रोग ना हो, बलवान हो, शुभ गुणों का उसके अंदर वास हो, ठीक है, इस तरह से सुख का विस्तार हो, उसके चारों तरफ आहानंदी हो, ठीक है। इस तरह के जो आचरण रहेंगे वो ब्रह्मचर्य के पालन से आते हैं, उसके अंदर मजबूती आएगी, फिर वो कभी डिगेगा नहीं। वो लालच मतलब ऐसा नहीं आएगा कि वो मतलब कोई भी कुछ भी देख के फिसल जाए, उसके अंदर बहुत दृढ़ता रहेगी। और उसके साथ साथ उसमें, इसलिए गुरुकुल और इसलिए योग की परंपरा होती है कि कोई भी आपके अंदर पावर है, कोई भी अंदर आपके सिद्धियां हैं, जैसे सच बोलने की सिद्धि हो जाती है कई लोगों को, कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कई लोगों को अहिंसा ना करने की सिद्धि हो जाती है। सब सिद्धियां होती है, छोटी छोटी सिद्धियां सबके पास है, आपके पास ये सब सिद्धियां होती हैं कि हाँ मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला, ये सिद्धियां आपकी, नहीं तो सब मिलेंगे आपको गलत बोलते हुए। तो इस तरह का सिस्टम बने कि आप उनको इन नियमों का पालन कराएं। दूसरा, संतोष रहना, संतोष जो कंटेनमेंट, जो शौच तो मतलब साफ सफाई है ही, उनको सिखाएं कि कैसे साफ रहना है, किस तरह से स्वच्छ रहना, शरीर को स्वच्छ कैसे रखना, मन को स्वच्छ कैसे रखना, विचारों को स्वच्छ कैसे रखना है, ये सब उनको सिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप उनको संतोष सिखाएं। आप देखेंगे स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों होती है, स्कूलों में एक जैसी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि गरीब अमीर, बड़ा छोटा, ताकतवर कमजोर, उनमें भेद न पैदा हो। लेकिन बाहर जाके भेद कर देते हैं, वो अंतर खत्म करना पड़ता है। और वो अंतर पहले तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता था, क्योंकि स्कूल जो होते थे वो कई कई किलोमीटर दूर होते थे, और वहीं रह के बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे, तो वहाँ सब समानता स्थिर रहती थी। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि कोई बच्चे को बेचारे को रिक्शे में लेने आ रहा, कोई उसका पापा मम्मी, कोई स्कूटी पे लेके आ रहा है, लेने आ रहा है स्कूल से, कोई मर्सिडीज में लेने आ रहा है। तो इतना भेद दिख जाता है उनको, बच्चों को सामने, तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है।
तो इस तरह की चीजें करना बहुत मतलब है, ठीक है सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उससे उसके अंदर अहंकार पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर अहम पैदा करते हैं, उसके अंदर मैं की भावना ज्यादा आ जाती है, उसके अंदर विलासिता की भावना आ जाती है, विषय आसक्त हो जाता है वह व्यक्ति। तो हमको उन चीजों पे विशेष ध्यान देना है, घर में ही सिखाना है पहले। और क्योंकि पहला जो शिक्षा होती है, पहला परिवार जो मतलब स्कूल जो होता है या शिक्षक जो होता है वो माता होती है, पिता होता है, परिवार होता है। तो वहां से हमको शुरुआत करनी है और आगे इसी लेवल पे जा जाके हमको आगे उनका विस्तार करना है। तो इसको योग को जोड़ने का मतलब यही है इसमें कि केवल स्वास्थ्य के लिए योग न जोड़ें, केवल हेल्थ के लिए, बीमारियों के लिए योग न जोड़ें। आप भी अपने जीवन में सभी लोग जो भी बड़े हैं छोटे हैं, केवल ऐसा नहीं कि हेल्थ के लिए, यदि आप शुरू कर देते हैं तो हेल्थ तो छोटी सी चीज है, वो ठीक हो जाएगी, तुरंत ठीक हो जाएगी। आप यदि कोई किसी भी चीज के लिए अगर प्राणायाम तरीके से कर लेना, सिर्फ प्राणायाम ही, प्राणायाम से ही आपके कंप्लीट स्वास्थ्य हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, कंप्लीट रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। सिर्फ बैठ के प्राणायाम कर लें, थोड़ा बहुत हिलने डुलने वो कर लें, तो उसी से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आपको अपना मन भी स्वस्थ करना है, आपको अपनी आत्मा को भी स्वस्थ करना है। आत्मा का भी तो भोजन है, मन का भी तो भोजन है, इंद्रियों का भी तो भोजन है। उन सबको ऐसा भोजन दीजिए कि वो सब सात्विक लेवल पे हो, तामसिक लेवल पे ना हो। ठीक है, तो जब आप सात्विकता की ओर बढ़ेंगे तो पवित्रता, वाइटनेस की तरफ बढ़ेगी, आपकी एनर्जी उच्च एनर्जी रहेगी, आप कभी निराश नहीं हो सकते जीवन में। अब बड़े बड़े एक्टर भी सुसाइड कर लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि थोड़े से उससे विचलित हो जाते हैं। योग करने वाला कभी जल्दी से विचलित नहीं देखा होगा आपने। मतलब वो चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं हूं ये और जो संसार दिख रहा है ये क्षणिक है, ये हमेशा परिवर्तनशील है, सत्य नहीं है। सत्य तो वो होता है जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है, ये तो कंटिन्यूअस परिवर्तित हो रहा है। हमको शरीर बदलता रहेगा, अभी यंग है, कभी फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर चला जाएगा, तो ये तो सब आना जाने वाली चीजें रहेंगी। लेकिन अगर कोई इसमें इतना लिप्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। हाँ, ग्रोथ करनी जरूरी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ग्रोथ ना करें, लेकिन इतनी इन्वॉल्वमेंट ना हो कि आपका थोड़ा नुकसान हो गया तो आपको हार्ट अटैक आ गया, या आपको बहुत ज्यादा कोई संपत्ति मिल गई तो आपको तब हार्ट अटैक आया। दोनों स्थिति में, ज्यादा खुश में ज्यादा है तो समत्व योग उच्यते इसलिए कहा जाता है। द्वंद्वों का नाश होना चाहिए। तो द्वंद्वों का नाश, सर्दी गर्मी का नाश, मान अपमान का नाश, मतलब इनमें सम रहना पड़ेगा आपको। कि सर्दी गर्मी हो तो समभाव में रहिए, मान अपमान हो तब भी समभाव में रहिए, ठीक है, ऊंच नीच हो तब भी समभाव में रहिए, अच्छा बुरा हो तब भी समभाव में रहिए। तो समभाव में रहना छोटी चीज नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। बहुत बड़ा ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में इसका, समत्व योग उच्यते का। और योग से ही आप देखेंगे कि कहा गया है कि योगस्य कर्मसु कौशलम। तो कुशलता भी तभी आती है जब आप योग को जोड़ते हैं। जब तक आप योग को जोड़ेंगे नहीं तब तक कुशलता नहीं आएगी, ये समझिए। तो योग जो करते हैं, जो भी कुशल व्यक्ति भी हैं, वो भी उनमें कुशलता इसलिए क्योंकि उन्होंने उस ले डायरेक्ट ना अपना के डिफरेंट तरीके से अपनाया होगा, तो तभी वो कुशल हुए हैं। इसलिए योग आपको कुशलता भी सिखाता है। जब कर्मों में कुशलता होगी तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी, चाहे आप बिजनेस करें, नौकरी करें, या जो भी आपको जो प्रोफेशन आप अडॉप्ट करें उसमें आप 100% दे दीजिए तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। क्योंकि आपको रहना सिखाता है प्रेजेंट में, तुरंत के तुरंत में जो भी आप प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसमें कंप्लीटली कंसंट्रेशन दिखा देता है। तो योग से बच्चों में सब चीजें आ जाती हैं, माताओं में, पिताओं में, जो समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और अपनी कल्चर की रक्षा के लिए, शिक्षा की रक्षा के लिए, सब चीजें उसमें योग के द्वारा आप अचीव कर सकते हैं। और वो आ जाती हैं, धीरे 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 आ जाती है। अचानक से तो हम थोप नहीं सकते, लेकिन हम बदलाव धीरे धीरे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने से ही योग की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है इसको और बल मिलेगा। ये तो इतना अच्छी चीजें बनाई है, इतना अच्छा सिस्टम किया है कि मतलब हम, क्योंकि इतना ज्यादा तो उस पर रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों को तो लगता ही होगा कुछ चीजें बदल ली जाए, लेकिन बड़ी रिसर्च है इस पे।
मेन बात है कितना ही बदल लें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, बदलती तो चीजें रहेंगी, लेकिन बदलने से ज्यादा परिवार और माता पिता और आचार्य इनका क्वालिटी वाला होना जरूरी है, इनका विद्वान होना जरूरी है। यदि आप माता पिता हैं तो आप भी अध्ययन करें, उनको बैठाएं। आप चाहे सो रहे हो रात को, अध्ययन के बिना, शास्त्रों का अध्ययन के बिना, स्वाध्याय के बिना आपका दिन नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों को आदत पड़ जाएगी, हाँ मम्मी पापा रोज रात को पढ़ के सोते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, मोबाइल देख के नहीं सोते, कम से कम व्हाट्सएप यूट्यूब देख के नहीं सोते, किताब पढ़ के सोते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ के सोते हैं, कोई पुस्तक, अच्छी पुस्तक पढ़ के सोते हैं, तो उसको भी आदत पड़ेगी कि हाँ ये मुझे पढ़ना है। तो वो चीजें यदि आप जीवन में उतार लें, बच्चों के जीवन में उतार दें, तो ये एजुकेशन पॉलिसी को और मतलब सवाया और ग्रोथ कर सकते हैं। और वैसे तो भारतीय बहुत नाम कमा ही रहे हैं, लेकिन उस रेशियो में हमारा नाम कम है जितने हम हैं ना। हमारे यहाँ कोई आविष्कार हो रहे हैं, सारे ऐप विदेशी बनाते हैं, सारी चीजें जिनके परफेक्शन है ना उनके पास, तो वो जुड़ जाते हैं, एक ही बंदा मतलब तरीके से कर लेता है। तो यहाँ पहले यहाँ होता थी सारी चीजें, पहले कहाँ, पूरा कोपरनिकस से पहले आर्यभट्ट ने बता दिया कि सन सेंट्रिक है हमारी जो यूनिवर्स है, ठीक है। परमाणु की खोज पहले भारत में बता दी कणाद ने। तो ये सब हमने सब पहले ही बता चुके हैं। जीरो, मैथमेटिक्स, जो भी रिसर्च हो रही है, बुलेट प्रूफ पहले ही कर्ण के पास थी जो बाद में बनी है। टेस्ट ट्यूब में भी सीता जी पहले से ही थी यहाँ पे परिकल्पना। एरोप्लेन पहले से थे, पुष्पक विमान। तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो यहाँ पहले से नहीं थी, वो तो बाद में उन्होंने की है। आप समझिए इस बात को। तो क्यों हो गई, हानि हो गई है उसके बाद, जैसे ही सिस्टम बदला है। आक्रांता विदेशों से आए हैं, उन्होंने देश की संस्कृति को नष्ट किया है, खत्म किया है, कल्चर को स्ट्रॉन्ग को खत्म किया है, तो इसलिए हम भी धीरे धीरे खत्म हो गए। और आज सारा यूथ एनर्जी कहाँ चल रही है उनकी, पूरे यूथ की एनर्जी यूट्यूब पे, पैसे कमाने पे। मतलब जब थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन उनके आचरण देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आचरण से मतलब वो कोई ग्रोथ नहीं है। तो वो बर्बाद करने के लिए खास तौर से परोसे जाती हैं चीजें, ताकि आप एजुकेटेड ना हो। आपका आधे से ज्यादा टाइम यूट्यूब, फेसबुक और इस पे जाए, रील बनाने पे जाए, तो वो सारा मतलब इतना ज्यादा आपको भी बहुत निराशा होती होगी। आप सब लोग देखते होंगे ये किधर जा रही है दुनिया, किधर जा रहा संसार। कारण ये क्योंकि हमने उस लेवल पे काम नहीं किया, योग लेवल पे काम नहीं किया, गुरुकुल जैसे सिस्टम पे काम नहीं किया। उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो, चाहे वो वेस्टर्न एजुकेशन हो, चाहे वो इंडियन एजुकेशन हो, सब में आपको योग को शामिल करना अति 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 आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेरे विचार से इतना ही बहुत है। तो थैंक यू वेरी मच, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।